रॉकी ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया था। अभी उसका ऋषभ से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका मोबाइल बंद आ रहा था, जिससे रॉकी परेशान हो गया था। वो जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। वो वहां पहुंचकर अपने सेक्रेटरी जतिन को भेजा ऋषभ का पता करने को। जतिन जल्दी से निकल गया। उसे भी नेहा की चिंता थी। वो भी कभी नेहा को नहीं देखा था, लेकिन उसके बॉस की बहन होने की वजह से वो जल्दी से उसका पता करना चाहता था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के वेला में बैठा रॉकी ऋषभ को कॉल किए जा रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। रॉकी गुस्से में अपना मोबाइल फेंक देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका प्लान फेल हो रहा था, क्योंकि अगर जीनियस के आदमी ने फिर से नेहा को पकड़ लेंगे तो फिर नेहा को दोबारा ला पाना मुश्किल था। वहीं एक पुराना घर था जो बहुत जर्जर हो गया था। उसी में ऋषभ नेहा को लेकर बैठा था। सुबह से भागते भागते दोनों थक चुके थे। दोनों जीनियस के आदमी से बचकर यहीं कुछ देर के लिए छुप गए थे। दोनों थोड़ी देर वहीं बैठकर बाहर देख रहे थे। तभी कुछ देर बाद ऋषभ देखता है कि नेहा ऋषभ को घूर रही थी और उसे बोल रही थी, तुम घटिया आदमी, मुझे यहाँ क्यों ले आए। ऋषभ उसे चुप करा रहा था, लेकिन नेहा चुप नहीं हो रही थी। ऋषभ बोला, मैडम, आपको पता है बॉस आपको ढूंढने के लिए कितना परेशान हो गए थे। अभी वो आपको देख लेंगे तो बहुत खुश होंगे। नेहा उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन ऋषभ पर उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। कुछ देर में अंधेरा हो गया था। नेहा डरने लगी थी। ऋषभ को भी वहां सेफ लगा, इसीलिए वो अभी वहीं रहना ठीक समझा। नेहा डरकर एक साइड में हो गई थी। ऋषभ उसको डरता देख बोला, मैडम आप यहाँ आ जाइए, मेरे यहाँ आपको डर नहीं लगेगा। नेहा उसे घूरकर बोली, तुम बोलो मत, एक तो मुझे इतनी खराब जगह लाकर रख दिया, ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। अभी मुझे भूख भी लग रही है। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर ऋषभ को हंसी आ रही थी, लेकिन अभी वो थोड़ा मुस्कुरा कर रह गया। ऋषभ उसे थोड़ी देर अकेले रहने को बोल बाहर जाने लगा, लेकिन तभी नेहा डर से उसकी तरफ आकर बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे भी साथ लेकर चलो। ऋषभ बोला, मैडम, मैं वहाँ आपके खाने के लिए जा रहा हूँ। अगर गलती से आपको जीनियस के आदमी पकड़ लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर नेहा बोली, प्लीज़ अभी मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऋषभ उसे देखकर बोला, ठीक है, अच्छा आप यहाँ बैठ जाइए, तब तक मैं देखूँ यहाँ क्या है। नेहा बोली, नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। ऋषभ उसको देखकर बोला, ठीक है, और नेहा के साथ मिलकर पूरा घर देखा। वहाँ बहुत गंदगी थी, लेकिन वहाँ एक पुराना बेड और बिस्तर सब था। और भी चीजें थी, थोड़ी गंदी हो गई थी, लेकिन कुछ दिन यहाँ रहने के लिए ठीक है। तभी ऋषभ को बाहर की हल्की रोशनी में वहीं और चीजें भी मिली। उसे मोमबत्ती माचिस मिली। वो तुरंत उजाला किया तो नेहा थोड़ा शांत हो गई। ऋषभ उसे थोड़ी देर रहने को बोल जाने लगा तो नेहा उसका हाथ पकड़ ली। ऋषभ उसके हाथ को देखने लगा। नेहा उसे देखकर बोली, प्लीज अपना ध्यान रखना। ऋषभ को नेहा का फिक्र करना बहुत अच्छा लगा। वो नेहा को देखकर मुस्कुरा दिया। अब नेहा का हाथ पकड़कर वहीं बेड पर बैठा दिया और बोला, आप यहीं थोड़ी देर बैठो, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऋषभ नेहा को वहीं बैठाकर बाहर आ गया। वो छुपते हुए पहले कुछ खाने को लिया। उसने अपना फेस थोड़ा छुपा रखा था। वहीं जीनियस के आदमी हर जगह नेहा को ढूंढ रहे थे। उनको पता नहीं था वो किसके साथ है, लेकिन नेहा गायब थी, जिससे सब बौखला गए थे। ऋषभ को टाइम ही नहीं मिला कि वो रॉकी को कॉल करके बता सके। वो जल्दी से छुपते हुए पुराने घर में पहुंचा। वहां जाकर देखा तो नेहा सो गई थी। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। ऋषभ कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया। वो उसे जगाया नहीं, क्योंकि पूरा दिन भागते भागते दोनों थक गए थे। ऋषभ खाना वहीं टेबल पर रख दिया और वहीं कुछ दूर पर कुछ कपड़े बिछाकर लेट गया। उसे भी यहाँ बिल्कुल खराब लग रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो भी बिना खाए सोने लगा और थोड़ी देर में वो भी सो गया। लेकिन उसके सोने की कुछ ही देर बाद नेहा की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी अनहोनी होने के डर से तुरंत उठ गया और नेहा के पास जाकर देखा तो वो अंधेरे में अकेले डरने की वजह से रोने लगी थी। ऋषभ तुरंत मोमबत्ती जलाया और नेहा को आवाज़ दी, मैडम आप डरिए नहीं, मैं यही हूँ। लेकिन नेहा अभी भी रो रही थी। ऋषभ नेहा के पास बैठ गया
और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैडम मैं यही हूँ, आप डरिए नहीं। नेहा को जब ऋषभ का हाथ उसके हाथ में आया तो वो चुप हो गई और बोली, तुम कहाँ गए थे? ऋषभ बोला, मैं यहीं था, आप पहले कुछ खा लीजिए। नेहा उसे देखकर बोली, हाँ मुझे भूख लगी है। ऋषभ उसे खाने का पैकेट दिया और वहीं बैठ गया। नेहा जल्दी से बच्चों की तरह खुश होते हुए पैकेट खोलकर जैसे ही खाने के लिए हाथ उठाया तो उसे याद आया क्या वो कुछ खाया होगा। वो ऋषभ की तरफ देखी तो वो उसे ही देखे जा रहा था। नेहा बोली, क्या तुमने कुछ खाया? ऋषभ उसे देखकर बोला, नहीं। नेहा खाने को आधा कर दिया और बोला, चलो तुम भी खाओ। ऋषभ भी उसके साथ खाने लगा। दोनों ने जल्दी से खाना खत्म कर लिया और फिर सो गए। नेहा को भले ही डर लग रहा था लेकिन उसे ऋषभ को देखकर थोड़ी तसल्ली थी क्योंकि वो उसके भाई का वफादार आदमी था। नेहा को भी याद था उसका भाई, वो भी रॉकी से मिलने के लिए उतना ही परेशान थी। वहां से निकलकर वो बहुत खुश थी। ऋषभ को वो मन ही मन कितनी बार थैंक्स बोल चुकी थी लेकिन अकेले में उसके सामने नहीं। दोनों ही सो गए थे। जगह पुरानी जरूर थी लेकिन दोनों को छुपने के लिए एकदम सही था। कोई वहां अंदाजा भी नहीं लगा सकेगा, लेकिन कब तक, अब आगे देखा जाएगा। वहीं रुचिका रॉकी के जाने से उदास हो गई थी लेकिन उसे सिर्फ एक बात की फिक्र थी, 2 मंथ में डेविल का दिया गया टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगी। इधर रॉकी उसे कहीं भी जाने से मना किया था। माहिर भी दोनों को बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं दे रहा था। रुचिका भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में पुराने घर में नेहा बेड पर सोई थी। ऋषभ उठ चुका था। वो नेहा को देख रहा था। वो कितना मासूम लग रही थी सोते टाइम। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसे याद आया नेहा जागते ही कुछ खाने को कहेगी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और छुपते हुए बाहर निकल गया। वो जब बाहर आया तो देखा अभी भी जीनेस के आदमी कार से हर जगह घूम रहे थे। ऋषभ बहुत हिम्मत करके एक दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर वापस आया, तभी जीनेस के आदमी की नज़र में शायद आ गया। ऋषभ के पीछे चिल्लाते हुए वो सब गार्ड आने लगे, ए लड़के तुम, हाँ तुम रुको, अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, दिखाओ कौन हो तुम। अब ऋषभ परेशान हो गया, ऐसे अगर वो पकड़ा जाएगा तो नेहा से जो वादा किया था सही सलामत रॉकी से मिलाने का वो कैसे निभाएगा। अब वो लाचारी से सभी को देखता है और उस गार्ड को धक्का देकर भागने लगता है। उसको धक्का देकर भागता देख सब जान गए वो वही लड़का है जो नेहा को लेकर भागा है। अब उसके गार्ड उसके पीछे कार लेकर आने लगे। ऋषभ कुछ दूर ही गया था तभी वो पुराना घर दिखा, लेकिन वो सामने से नहीं जा सकता था, इसीलिए वो इन लोगों को घुमा रहा था। रॉकी ने सबको ट्रेनिंग दिया था। ऋषभ कुछ ही देर उन लोगों को घुमाकर निकलने ही वाला था कि वो गार्ड इरिटेट होकर गोली चला दिया। वो गोली ऋषभ के पीठ पर लगी। अब वो वहां से बगीचे में घुस गया। उसके गार्ड अभी भी उसके पीछे थे क्योंकि उनको पता था गोली लगने के बाद वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। अभी वो बगीचे में गोल गोल घूम रहा था कि उसे बेहोशी छाने लगी थी। उस गार्ड की नज़र उस पर जाती कि तभी नेहा जो कब से उसे ही ढूंढ रही थी वो जल्दी से उसे पकड़कर बगीचे से धीरे धीरे पुराने घर में लेकर चली गई। जीनेस के आदमी उसे ढूंढते हुए थक गए थे लेकिन ऋषभ उसे कहीं नहीं मिला। वो सब वहां से चले गए लेकिन उनका शक यही बगीचा था। उनको लगता था कि शायद वो पेड़ पर चढ़ गया होगा। जब सब शांत हो जाएगा तो वो कुछ देर में उतरेगा। वो सब बगीचे के बाहर ही खड़े हो गए। यहाँ नेहा ऋषभ को वापस लेकर आई तो देखा ऋषभ बेहोश हो रहा था। नेहा उसे अपनी गोद में लेटा ली और बोली, तुम सोना नहीं, अपनी आंखें खुली रखना, मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊंगी। ऋषभ से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बेहोश होते हुए बोला, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये नंबर याद रखना और रॉकी को कॉल कर लेना। रॉकी को लोकेशन मिलते ही वो तुमको कैसे भी करके ले जाएगा और अपना ध्यान रखना। वो बोलकर उसके गालों पर हाथ रख दिया और बेहोश हो गया। नेहा उसे देखकर परेशान हो गई। वो अपना आंसू साफ करके खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ अभी भी कुछ दूर पर कार और कुछ आदमी दिखाई दे रहे थे। नेहा को उस घर में बहुत ढूंढने पर चाकू मिल गया था। वो ऋषभ को एकटक देखने लगी। ऋषभ को दर्द में देखकर उसे भी तकलीफ हो रही थी। वो जल्दी से उसे ठीक कर देना चाहती थी। वो बिना कुछ सोचे जल्दी से उठी और वो मोमबत्ती जलाकर चाकू गर्म करने लगी। वहीं ऋषभ बेहोश था। नेहा जल्दी से उसका गोली निकालने लगी क्योंकि गोली अगर ज़्यादा देर तक शरीर में रही तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। नेहा बहुत हिम्मत करके गोली बाहर निकाल देती है।
जिससे ऋषभ को बहुत दर्द हुआ और वो तेज से चिल्ला दिया। नेहा ने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया था। फिर वहीं से उसका ब्लड रोकने के लिए एक कपड़ा उठाकर बांध देती है। अब नेहा को ऋषभ के चोट में दवा लगाना था। उसने ऋषभ को ठीक से सुला दिया और ऋषभ को देखते हुए बोली, जैसे तुमने मेरा साथ दिया वैसे मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा इंतज़ार करना, मैं आती हूँ। नेहा वहाँ से एक पुरानी साड़ी लपेटकर वहीं की एक गांव वाली की तरह बन गई और वहाँ से बाहर निकल गई। वो वहाँ से मार्केट में गई और दवा ली, क्योंकि ऋषभ के पास से पैसा ले लिया था। पानी लिया और वो भी ज़रूरत की चीज़ें लेकर वापस आ गई। अंदर आकर देखा तो ऋषभ वैसे ही पड़ा था। नेहा उसके पास जाकर पहले ड्रेसिंग किया और फिर उसे उठाकर कुछ खिलाया। ऋषभ उठा, लेकिन दर्द की वजह से उठकर बैठ नहीं पा रहा था, जिससे नेहा उसे अपने कंधे का टेक देकर दर्द की दवा खिलाया। ऋषभ उसे देखा और बोला, मैडम मेरे लिए इतना परेशान मत हो। नेहा बोली, तुम बहुत बोलते हो, अब आराम करो। ऋषभ फिर से बेड पर सो गया। वहीं पास में बैठी नेहा उसे देख रही थी और उसके बाल सहला रही थी। उसे अपने घर की और भाई की बहुत याद आ रही थी, लेकिन इतना आसान नहीं था पहुंचना। सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोकी नेहा और ऋषभ के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहा था। वो गुस्से से बौखला गया था। वो सब गुस्सा गार्ड पर उतार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर दोनों कहाँ है। रोकी के गार्ड भी दोनों को हर जगह देख रहे थे, लेकिन कहीं भी दोनों नहीं मिले। ऋषभ ने वादा किया था नेहा को वापस लेकर आकर रहेगा, उसके लिए चाहे उसे जान ही क्यों ना देनी पड़े। रोकी को उस पर ट्रस्ट था, लेकिन उसे फिक्र थी कि जीनियस के आदमी उसे फिर से ना देख ले। इधर जीनियस अपने घर बैठा एकदम पागल सा हो गया था, क्योंकि नेहा का ऐसे जाना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो नेहा के लिए पूरा पागल हो गया था। वो अपने हर आदमी को चिल्लाकर बोल रहा था, तुम सब कहाँ थे? इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो लड़का तुम लोगों के नाक के नीचे से नेहा को ले गया, और तुम सब क्या कर रहे थे? सब वहाँ थर थर काँप रहे थे, लेकिन जीनियस को सिर्फ नेहा चाहिए थी। और अभी रुचिका भी उसकी नज़र में आ गई थी, तो उसे अब रुचिका भी चाहिए थी। वो मुंबई में भी सबकी खबर ले रहा था। अभी तक रुचिका नहीं मिली थी। इधर मुंबई में रुचिका रोकी के जाने के बाद मोबाइल लेकर घंटों बैठी इंतज़ार करती थी, लेकिन रोकी उसे कभी कॉल भी नहीं करता था। रुचिका रोकी का हाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लगता था। वो धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा था। रुचिका खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी थी। अब उसे रोकी की तरफ से निराशा ही नजर आने लगी थी। वो अब खुद को बस मजबूत दिखा रही थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल टूट गई थी। ऑस्ट्रेलिया में वहीं काफ़ी रात में जब ऋषभ नींद से जागा तो देखा मोमबत्ती जल रही थी और उसके कुछ दूर पर नेहा सोई थी। वो इस हल्की मोमबत्ती की रोशनी में बहुत प्यारी लग रही थी। ऋषभ नेहा को देखकर बोला, बहुत सुंदर लग रही है मैडम जी। वो नेहा के चेहरे पर आए बाल को हटाने के लिए जैसे झुका, उसको पीठ पर दर्द हुआ, उसकी चीख निकल गई। वही नेहा तुरंत उठ गई और बोली, क्या तुम ठीक हो? तुमको दर्द हो रहा है? ऋषभ सही में बैठ गया और बोला, हाँ। उसे कुछ महसूस हुआ तो ऋषभ जब अपने शर्ट उठाकर देखा तो बोला, मैडम आप बाहर गई थी? नेहा बोली, हाँ, तुम्हारी चोट से बहुत खून आ रहा था। उसकी बात सुनकर ऋषभ बोला, आपको पैसे कहाँ से मिले? तभी नेहा उसकी जेब की तरफ इशारा किया। फिर ऋषभ बोला, मैडम आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगर जीनियस के आदमी आपको देख लेते तब मेरा क्या है? मुझे तो कुछ भी हो जाता तो मेरी जगह दूसरा आता, लेकिन आपको मैं कुछ होने नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर नेहा बोली, मैं अपने सामने किसी को दर्द में नहीं देख सकती। अब चुप रहो, बहुत बोलते हो, आराम करो। तभी ऋषभ बोला, मैडम मैंने बॉस को देखा है, आपके लिए बहुत परेशान रहते हैं। नेहा बोली, मैं भी भाई को बहुत मिस करती हूँ। फिर दोनों चुप हो गए। फिर नेहा बोली, जीनियस के आदमी अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। तभी ऋषभ बोले, इसका मतलब उनको शक हो गया है। हम लोग यहीं आसपास हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। वहाँ पुराने घर से नेहा और ऋषभ रात होने से पहले वहाँ से निकलकर जाना चाहते थे। ऋषभ अब थोड़ा ठीक था, उसे कम दर्द हो रहा था। नेहा उसे देखकर बोली, क्या तुम चल सकते हो? नेहा को चिंता करता देख वो बोला, मैं ठीक हूँ मैडम, चलिए। तभी नेहा को कुछ ध्यान आया
और वो साड़ी लेकर आई और एक साड़ी खुद पहनी और एक ऋषभ को पहनाने लगी। तो ऋषभ बोला, ये क्या कर रही है मैडम? नेहा उसे डांटते हुए बोली, चुप रहो, इसे पहनकर हम पहचान में नहीं आएंगे। कल रात मैं यही पहनकर गई थी। ऋषभ उसे देखकर बोला, अच्छा क्या दिमाग लगाया है आपने? नेहा उसे घूरकर बोली, अब चलो। नेहा उसे लेकर बाहर आ गई। दोनों उस घर से निकलकर बहुत दूर पहुंच गए थे। कुछ दूर जाकर जीनेस के गार्ड दिख गए थे, लेकिन उन दोनों का गेटअप देखकर कोई कुछ नहीं पूछा। दोनों आगे आ गए। अब बस एक कॉल करना था रॉकी को। दोनों जब शहर आ गए तभी उन दोनों को थकान लगने लगा। इतना ज़्यादा दोनों में से कोई नहीं चला था। फिर आज तो दोनों बहुत चले थे। वहीं ऋषभ की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चल रहा था। नेहा उसके चेहरे को देखकर समझ रही थी उसे कितना ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। नेहा उसकी हालत देखकर बोली, चलो यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वहीं नेहा और ऋषभ एक घर के सामने खड़े थे। दोनों ने अंदर जाकर रुकने के लिए बोला तो एक आदमी आया। घर बहुत बड़ा था। उन दोनों को देखकर बोला, ठीक है, तुम दोनों रह सकते हो। नेहा और ऋषभ साड़ी हटाकर अंदर आ गए। वो आदमी अपनी फैमिली से मिलाया। उसका नाम किम था, उसकी वाइफ का नाम नैन्सी और एक बेटी थी जिसका नाम जेसी था। उसकी बेटी बहुत प्यारी थी। जेसी ने जब ऋषभ को देखा तो देखती ही रह गई। ऋषभ उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो तो अभी भी किम से बात कर रहा था। लेकिन जेसी को ऋषभ को देखता देख नेहा को अजीब लग रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उठकर नैन्सी से बाथरूम पूछकर जाने लगी। ऋषभ उसे जाता देख समझ नहीं पाया। वो वहीं सोफे पर लेट गया क्योंकि उसकी चोट में दर्द हो रहा था। इतना चलने के बाद उससे ब्लड भी आने लगा था। वो कुछ देर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। नेहा बाथरूम में जाकर गुस्से से बोल रही थी, वो लड़की ऋषभ को इतना क्यों घूर रही थी, जैसे वो बहुत पहले से जानती हो। फिर अपने मुंह पर पानी डालकर बोली, एक मिनट, वैसे भी वो उसे देख रही थी तो मुझे इतना क्यों बुरा लग रहा है? मैं क्यों इतना? तभी उसे याद आता है ऋषभ का चोट। वो तेजी से बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो वो ऋषभ को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि जैसी ऋषभ की चोट को सहला रही थी और ऋषभ चोट की वजह से आंख बंद करके दर्द को सह रहा था और जैसी भी उसके पास बैठकर उसके लिए परेशान हो रही थी। नेहा को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से उसके पास आकर बोली, ऋषभ तुमको ज़्यादा दर्द हो रहा है? तभी उसकी नज़र उसकी शर्ट पर गई जहाँ ब्लड लगा था और जैसी उसे देखकर परेशान होकर बोली, आप अपना शर्ट रिमूव करो, मैं दवा लगा दूँ। ऋषभ को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ नेहा को देख रहा था। नेहा उसके बिल्कुल पास बैठ गई और जेसी को देखकर बोली, आप ड्रेसिंग किट ले आएंगी प्लीज़? जेसी उसे देखकर बोली, हाँ क्यों नहीं। जेसी जाकर सर्वेंट से किट भिजवा दी और अपने रूम में चली गई। ऋषभ चुपचाप बैठा था और नेहा उसको देखकर बोली, अब शर्ट निकालने दो मुझे। ऋषभ उसे देखकर बोला, मैडम कल मेरी ड्रेसिंग आप मेरा शर्ट निकाल कर करी थी। नेहा अपनी आंखें चुराते हुए बोली, कल तुम बेहोश थे, मुझे तुम्हारी शर्ट निकालनी पड़ी। ऋषभ ने उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। नेहा उसका शर्ट निकालकर उसे पट्टी कर रही थी। ऋषभ दर्द की वजह से नेहा के कंधे पर अपना हाथ कस लिया। नेहा उसकी ओर देखकर बोली, क्या तुम ठीक हो? ऋषभ थोड़ा शांत होकर बोला, हाँ। नेहा उसको पकड़कर नैन्सी के बताए रूम में पहुंची। ऋषभ को सहारा देकर बेड पर बैठा दिया और बोली, अब तुम आराम करो, कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तभी ऋषभ को याद आया। वो बोला, रॉकी को कॉल करना है, तुम किसी का मोबाइल मुझे ला कर दो। फिर कुछ सोचकर बोला, किसी का क्या, तुम जेसी का मोबाइल मांग कर लाओ। ऋषभ के मुंह से जेसी का नाम सुनकर नेहा चिढ़ गई और रूम से उठकर बाहर आ गई। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, अब मैडम को क्या हुआ? नेहा वहाँ से किम के पास गई और बोली, अंकल क्या आपका मोबाइल मैं यूज़ कर सकती हूँ? मेरे घर वालों को कॉल करना है। उसकी बात सुनकर किम बोला, हाँ क्यों नहीं। वो अपना मोबाइल दे दिया। नेहा उसे थैंक्स बोलकर ऋषभ के पास आ गई और बोलती है, ये लो मोबाइल, कॉल करो। ऋषभ उसका मोबाइल लेकर तुरंत रॉकी को कॉल किया। उधर से रॉकी गुस्से में मोबाइल को घूर रहा था। जितने भी कॉल आ रहे थे वो सब बस निराशा ही भरी खबर दे रहे थे, जिससे रॉकी इरिटेट हो गया था। वो मोबाइल उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। ऋषभ तुरंत रॉकी के असिस्टेंट को कॉल किया। उधर से तुरंत कॉल उठा। ऋषभ बोला, अभी मेरी रॉकी बॉस से बात कराओ। वो तुरंत ऋषभ का नाम सुनकर रॉकी के पास पहुंचा।
बॉस वो ऋषभ सर। उसके मुंह से ऋषभ का नाम सुनकर रॉकी ने तुरंत मोबाइल ले लिया। ऋषभ बोला, बॉस हम दोनों वहाँ से बच गए। वहीं रॉकी बोला, कहाँ हो तुम दोनों? नेहा कैसी है? वो बड़ी हो गई होगी ना? ऋषभ बोला, बॉस वो बहुत बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर भी। तभी रॉकी बोला, ठीक है, अब बताओ कहाँ हो? ऋषभ उसकी बात सुनकर पूरा बात रॉकी को बताया। रॉकी बोला, तुम दोनों वहीं रुको, मैं अभी वहाँ आता हूँ। आज मेरी बहन मेरे पास है, जीनियस के आदमी को तो मैं यूं मसल दूंगा। मैं सिर्फ डर रहा था नेहा के लिए। तभी नेहा बोली, ऋषभ मैं भी बात करूंगी। तो ऋषभ बोला, बॉस वो कुछ बोलता कि तभी कॉल कट गया। नेहा उसे घूरकर देख रही थी। ऋषभ बोला, वो शायद नेटवर्क नहीं है, अब ये मोबाइल देकर आइए। नेहा मोबाइल लेकर किम को दे दी और ऋषभ के पास आ गई। ऋषभ नेहा को देखकर बोला, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर। नेहा उसे डांटते हुए बोली, तुम बेड पर सो जाओ चुपचाप, मैं सोफे पर सो लूंगी। वैसे भी भाई सुबह तक आ जाएंगे ना मुझे लेने। ऋषभ उसकी बेताबी समझ रहा था, आखिर बचपन से अपने भाई से दूर हो गई थी। वो मुस्कुराकर बोला, ठीक है, और वो लेट गया। इधर आज रुचिका का मन सुबह से ही उदास था, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान थी। वो जब रॉकी को कॉल की तो उसका मोबाइल बंद था। वो गुस्से में मोबाइल फेंक कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू निकल गए। वो कुछ देर तक रोती रही, फिर उठकर बेड पर लेट गई। वो परेशान थी, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। रॉकी की बेरुखी उसे बहुत तकलीफ देती थी। वो जानती थी कुछ दिन बाद रॉकी उसे छोड़ देगा, फिर भी वो रॉकी के लिए आंसू बहा रही थी। वो कुछ देर तक वैसे ही लेटी रही, तभी उसको कॉल आया। वो खुश हो गई। जब उसने देखा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि मैनेजर का कॉल था। वो बोला, रुचिका कल बहुत ज़रूरी तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि कल एक बहुत बड़े आदमी का पार्टी है, तुमको ही सब देखना होगा, खाने से लेकर सजावट तक सब। रुचिका उसकी पूरी बात सुनकर बोली, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। वहीं मैनेजर की रिक्वेस्ट से वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल दी। कॉल रखने के बाद वो उठी और किचन में कॉफ़ी बनाकर ले आई। वो कॉफ़ी लेकर अपने रूम में चली गई। वहीं कोयल अपने रूम में बैठी माहिर का इंतजार कर रही थी। माहिर वापस आ गया था, शाम हो गई थी। वो आने वाला था। कोयल बालकनी में बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद माहिर आता है। जब रूम में जाता है तो आज अपने रूम को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि रूम बहुत ही बढ़िया से सजाया गया था। माहिर को लग ही नहीं रहा था ये उसका रूम है। वो कुछ देर तक आंखें बड़ी बड़ी करके देखता रहा। तभी कोयल अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ पतिदेव? वैसे आपका ही रूम है। और बेड की तरफ इशारा करके बोलती है, ये आपका ही बेड है। फिर वो माहिर के बिल्कुल करीब आकर बोलती है, और ये आपकी ही बीवी है। माहिर उसकी इस अदा पर मुस्कुरा देता है। कोयल हंसने लगती है तो माहिर उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी रुचिका खांसते हुए अंदर आती है। दोनों दूर हो जाते हैं। रुचिका कोयल को कुछ काम के लिए किचन में भेजकर माहिर से कुछ बात करती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। माहिर रुचिका की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर कोयल के पास जाकर उसके गालों को चूम लेता है और बोलता है, मेरी जान वैसे आज कुछ है क्या? कोयल उसे देखकर बोलती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। माहिर उसकी बातों से मुस्कुरा देता है। माहिर उसे कॉफ़ी बनाने को बोल बालकनी में एक कॉल करने जाता है। कोयल उसके लिए कॉफ़ी बनाती है और बोलती है, माहिर आज मैं अपनी लाइफ के अच्छे दिन से अपने प्यार की शुरुआत करना चाहती हूँ। और फिर मुस्कुराकर कॉफ़ी लेकर रूम में आ जाती है। माहिर जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करता है और कोयल से कुछ बोलकर बाहर चला जाता है। कोयल उसका इंतज़ार करने लगती है। रुचिका कोयल के पास आकर बोली, काटे नहीं कटते ये दिन, ये रात कहती थी तुमसे जो दिल की बात। कोयल उठकर अपने मुंह से उसका मुंह बंद करने लगती है। चुप करो मेरी माँ, अब शांत हो जा, मुझे शर्म आ रही है। उसको देखकर रुचिका बोलती है, अच्छा तो तुझे शर्म भी आती है? उसकी बात सुनकर कोयल अपने रूम में भाग जाती है। रुचिका भी हंसते हुए अपने रूम में। लेकिन आज रुचिका अपने रूम में ना जाकर रॉकी के रूम में जाती है। कुछ देर बैठकर सोचती है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वहीं ये सब कोई था जो अपने मोबाइल में ऑन करके देख रहा था। रुचिका को पता नहीं था रॉकी के रूम में कैमरा लगा था। वो रॉकी के जाने के बाद उसके रूम में आकर रोती रहती थी। कुछ बोलती भी थी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय रॉकी के। रुचिका आज भी उसके रूम में बैठकर उसके होने का एहसास कर रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रॉकी कार में बैठा उसे देखकर बोलता है, तो बीवी मुझे मिस कर रही है।
इधर जब माहिर वापस आया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वो सीधे कोयल के पास गया। वो कोयल को एक गिफ्ट दिया और बोला, कोयल ये पहन कर आओ। कोयल उसे देखकर बोली, ये क्या है? माहिर उसके माथे पर किस करके बोला, प्लीज़ मेरे लिए आज ये पहन लो। कोयल उसके चेहरे को देखकर उसके गालों पर अपनी हथेली रखकर बोली, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, मैं अभी पहन कर आई। माहिर वहीं रूम में उसका इंतजार करने लगा। कोयल बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी। उसको बाथरूम में गए 1 घंटा हो गया था। माहिर को एक कॉल आया। वो बात करके बोला, कोयल अभी कितना टाइम लगेगा? तभी चेंजिंग रूम का दरवाजा खुलता है। कोयल बाहर आती है। कोयल को देखकर माहिर एकटक देखते रह जाता है। कोयल माहिर को देखता देख शर्मा जाती है और उसके पास जाकर बोलती है, माहिर मैं कैसी लग रही हूँ? माहिर जब सेंस में आया तो उसके माथे को चूमकर बोला, बहुत ही ज्यादा सुंदर मेरी जान। उसकी ऐसी बातें सुनकर कोयल शर्माकर उसकी बाहों में छुप जाती है। माहिर भी उसे कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, अब चलें? कोयल उसे देखकर बोलती है, कहाँ? माहिर बोला, ये सीक्रेट है मेरी जान। कोयल को समझ नहीं आया। वो उसके साथ जाने लगी। माहिर उसे लेकर छत पर आया। उससे पहले कोयल का चेहरा अपने हाथों से ढक लिया था। कोयल चलते हुए बोली, माहिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं गिर जाऊंगी। माहिर बोला, मैं हूं ना जान, कभी गिरने नहीं दूंगा। मानसी मुस्कुराकर अपने हाथ से माहिर को पकड़ लिया। कुछ ही देर में छत पर आकर माहिर उसके चेहरे से अपना हाथ हटा दिया। अब कोयल आंख खोलकर जब देखती है तो तेजी से चिल्लाते हुए, ये सब क्या है? माहिर ये इतनी सजावट किस लिए? उसकी बात सुनकर माहिर घुटने के बल होकर उसके हाथ में रिंग पहना दिया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कोयल अभी तक आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तभी माहिर उसकी उंगली को किस किया, जिससे कोयल उसे ध्यान से देखने लगी। तभी माहिर बोला, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। उसके मुंह से ये सुनकर कोयल तुरंत उसके गले लग गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगा। माहिर बोला, आज मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत ही स्पेशल बनाना चाहता हूँ। कोयल को रोता देख वो जल्दी से उसके आंसू साफ किया और उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, जान आज के बाद से तुम नहीं रोओगी। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं ये बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाना चाहता हूँ। तभी रुचिका की आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे कोयल। कोयल रुचिका को देखकर बोली, अच्छा तो तुमने माहिर को बताया मेरा बर्थडे है? रुचिका मुस्कुराकर बोली, हाँ। कोयल और माहिर छत पर थे। माहिर कोयल को सरप्राइज दिया था। कोयल बहुत खुश थी। तभी रुचिका भी आ गई। कोयल रुचिका को वहां देखकर समझ गई ये उसी ने बताया था कि आज उसका बर्थडे है। रुचिका मुस्कुराकर बोली, चलो अब केक कटिंग करो, फिर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कोयल उसकी बातों से शर्मा जाती है और माहिर हंसने लगता है। कोयल केक कटिंग करती है, माहिर को खिलाती है और रुचिका केक उसके चेहरे पर लगा देती है तो कोयल भी उसके चेहरे पर लगा देती है। माहिर भी केक कोयल को खिलाया और फिर उसके गालों पर ढेर सारा लगा देता है। कोयल नाराज होकर दोनों को देखती है। रुचिका दोनों को छोड़कर बचा केक लेकर चली जाती है। सर्वेंट को देते हुए बोली, आज कोयल का बर्थडे है तो आप लोग भी इंजॉय करो। सभी खुश होकर केक खाने लगते हैं। इधर रुचिका के जाने के बाद कोयल माहिर को देखती है जो कोयल के चेहरे की तरफ बढ़ता है। कोयल अभी समझने की कोशिश ही करती है कि तभी माहिर उसको गालों पर लगे केक को अपने होठों से साफ करने लगा और उसके गालों को शक करने लगा। कोयल उसे दूर होने के लिए बोलती है। माहिर उसके पूरे केक को साफ करके बोलता है, हैप्पी बर्थडे जान। माहिर की बात सुनकर कोयल की आंखों में आंसू आ जाता है। वो माहिर के गले से लग जाती है और बोलती है, थैंक्स माहिर मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। आज तक मेरे लिए इतना कोई नहीं किया था। माहिर उसके आंसू साफ करके बोलता है, मेरी जान बर्थडे स्पेशल इसीलिए है क्योंकि तुम मेरी लाइफ में स्पेशल हो। तुमसे पहले मेरी लाइफ में सिर्फ रॉकी था, उसके सिवाय मेरी लाइफ में कोई नहीं था। वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे माँ डैड के मरने के बाद रॉकी ही था जो मेरे डैड की तरह ही देखभाल किया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे रॉकी जैसा भाई और तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। कोयल उसकी बात सुनकर उसके गले से लग गई और कुछ नहीं बोली। माहिर उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर बेड पर ले गया जो छत पर ही बेड पर सजावट किया गया था और चारों तरफ कपड़े का घेरा बना हुआ था। ये सब देखकर कोयल बहुत खुश हो गई और बोलती है, ये सब तो मैं सोचती थी मेरे मन में,
मैंने तुमको कभी नहीं बताया। लेकिन तुमको कैसे पता? माहिर हंसते हुए बोला। रुचिका। कोयल बोली हाँ। तभी माहिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और किस करने लगता है। आज माहिर की किस बहुत डीप थी और कोयल को पूरी तरह से प्यार कर रहा था। माहिर उसे बहुत देर तक किस करते रहा जब तक कि दोनों की सांस ना उखड़ने लगी। दोनों बेड पर लेटकर सांसें लेने लगे। माहिर उसके चेहरे को छोड़कर गले पर अपना होठ रख दिया। वहीं कोयल उसकी तड़प को महसूस कर रही थी। वो मानसी के कपड़े रिमूव करके उसके ऊपर आ गया और उसके पूरे बदन को चूमने के बाद कोयल के चेहरे को देखा जो अपनी आंखें बंद करके लेटी थी और उसका हाथ बेडशीट पर कस रहा था। यह सब देखते हुए माहिर मुस्कुरा दिया और बोला, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। कोयल माहिर की बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसको देखने लगती है। उसे अपने ऊपर खींच लेती है जिससे माहिर उसके होठों पर आ जाता है। कोयल उसको किस करने लगती है और फिर बोलती है, मैं तुम्हारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी लाइफ स्टार्ट करें। दोनों ही अधूरे थे प्यार के बिना, लेकिन एक दूसरे का प्यार पाकर अब दोनों पूरे हो गए थे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।